नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने चेहरे शीतल पी सिंह जी। शीतल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। शीतल सर, हम टॉपिक तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन हालत ये हो गई है कि डेली इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री जो है, वो संसदीय लोकतंत्र और गरिमा को लगातार गिराते चले जा रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि पिछले कई दिनों से हमने सोचा था कि किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है। और ये इतनी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ की तरफ से लोकसभा के सचिवालय को पत्र लिखकर बता दिया गया है कि भैया ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, इन टॉपिक पर सांसदों से सवाल लेने ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय इन टॉपिक पर सांसदों के सवालों का जवाब देगा ही नहीं। ये संसदीय डेमोक्रेसी है या प्रधानमंत्री मान बैठे हैं कि वो भैया सी जिनपिंग की तरफ आजीवन रहेंगे इस देश के प्रधानमंत्री और कोई संसद उनके ऊपर नहीं है? देखिए, अमल में तो वो अपने को शी जिनपिंग से ज्यादा ही समझते हैं। लेकिन अभी दिखावे के लिए हमारे देश में एक संविधान है, संविधान का अनुपालन है, कुछ नॉर्म्स है हमारे, कुछ हमारा पिछला रिकॉर्ड है। जो अब तो 78 साल हो गए लोकतंत्र को, भारतीय लोकतंत्र को। तो उस सब की वजह से एक दबाव रहता है, लेकिन जो अभी वर्तमान में डिस्पेंसेशन है हमारा, वो उन दबावों को महसूस नहीं करता और वो उनका कोई सम्मान भी नहीं करता। तो वो इस तरह की स्थिति आना स्वाभाविक है। हर चीज, हर सफलता सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री में केंद्रित है। हर प्रचार सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होना है और बाकी किसी भी चीज के लिए वो उत्तरदायी नहीं है। उनके मन की बात सबको सुनना है, उसके लिए भारी प्रचार तंत्र है, भारी खर्च है। उनको किसी के मन की कोई बात नहीं सुनना है। वो जहां जाएंगे सबसे कह देंगे हमारा फलाने से पुराना नाता है, किसी से पुरानी दोस्ती है, किसी से क्या है। सर, एक तरफा मोनोलॉग है। ये लोकतंत्र में तो डायलॉग होता है, यहाँ मोनोलॉग है। और ऐसा तानाशाहियों में होता है। तो हमारे यहाँ आ गई है तानाशाही, हम उसको सिर्फ हमने लिखा नहीं है बैनर पे, अमल में हम वही कर रहे हैं। तमाम तरह के झूठों का हम चाहते हैं कि सब लोग उसको सही माने, चाहे इनके फैसलों से कितना भी नुकसान हो जाए, उसको देशभक्ति में डाल दिया जाए या राष्ट्र निर्माण में डाल दिया जाए या उसको विकास के कोटे में डाल दिया जाए। किसी किस्म के ऐसे मामले जिसमें साफ साफ जानकारी हो कि कैसे उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों की मदद की है, उस सब को भी किसी किस्म की जांच का सामना न करना पड़े। उन्होंने संयोग से 11 साल में ही हमारे सबसे पहले मीडिया का शिकार किया। हालांकि वो 11 साल से पहले ही मीडिया उनके सेवा में लग चुका था और उनके सत्ता में आने के बाद उसने उनकी ओर से अपने आप को उनका सुरक्षा डॉग नियुक्त कर लिया और वो दूसरों को काटने लगा। सबसे पहले तो यहाँ नष्ट हुआ। इसके बाद एग्जीक्यूटिव तो हमेशा ही ऐसा रहा है कि जो भी पावर में रहता है उसी के अनुसार गाना गाती है। तो ये स्तंभ खत्म हुए, बची थी जुडिशरी। अब उन्होंने जुडिशरी को भी लगभग खत्म कर लिया है। जुडिशरी वालों ने खुद ही बाहर निकल के, 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था शुरुआत में ही। ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ था। अब इसके बाद लगातार ऐसे अनेक बातें पहली बार इतिहास में हो रही हैं जिनका कोई अंत नहीं है और वो सब एक ही ओर इशारा है कि जो महाराजा धीराज हैं, जो लोकतंत्र में नहीं होते लेकिन आपको ये लोकतंत्र में मानने पड़ेंगे कि हैं, उनकी हर चीज उनके ही अनुकूल समाज को बनना है। उनको समाज के अनुकूल या समाज के लिए जवाबदेह नहीं बनना है। जी एक बेशक आपने यह याद दिला दी शीतल सर, मुझे याद आ रहा है क्योंकि बीजेपी मैंने लंबे समय तक कवर किया है। जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर गुजरात से दिल्ली आ गए थे, तो इनका जी इकोसिस्टम तो गुजरात वाला था। मुझे याद है कि त्यागराज स्टेडियम में इनका एक कार्यक्रम था, कोई एजेंसी थी जो बीजेपी बीट के तमाम रिपोर्टरों से, जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से कवर कर रहे हैं, कई उसमें से ऐसे थे जो उस जमाने से कवर कर रहे जब मोदी जी ट्राइपॉड उठाया करते थे उनके लिए, बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। हम 3-4 लोग वहां अड़े, हमने कहा कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, और पूरे के पूरे पत्रकार वहां से निकलकर सामने आ गए। एक एजेंसी जो थी वो भी निकलकर सामने आ गई और हम लोग बीजेपी के पुराने कार्यालय 11 अशोका रोड पर आकर बैठ गए। और वो आखिरी दिन था बस,
क्योंकि उस दिन पूरी की पूरी बीजेपी आई मनाने के लिए। हमने कहा कि जब तक वो एजेंसी माफी नहीं मांगेगी तब तक हम नहीं जाएंगे, और वो एजेंसी चूंकि गुजरात की थी तो वो माफी मांगने को तैयार नहीं थी। उस कार्यक्रम का बहिष्कार हो गया। हमारे संपादक भी हमारे साथ खड़े रहे। वो दिन है और आज का दिन है। चीजें लगातार गिरती चली गई। फिर मोदी के कार्यक्रम का बहिष्कार तो छोड़िए, वहां पता नहीं कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है। शीतल सर, तकरीबन 5 फरवरी 2026 3 बजे लोकसभा स्पीकर साहब आए लोकसभा के अंदर। जी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पे खतरा था। 100 घंटे हो गए। इस बीच वो पटना जाकर घूम आए। पटना में उन्होंने चिंता जता दी कि भैया विधान विधान मंडलों में गरिमा और मर्यादा कम हो रही है। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री विदेश भी घूम आए, जबकि खतरा है उनको। 100 घंटे हो गए, अभी तक स्पीकर की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी भी तरफ से कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा नहीं। मतलब प्रधानमंत्री की जान माल की चिंता भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब को नहीं हो रही है। मतलब चल क्या रहा है सरकार में आखिरकार? ओम बिरला साहब एक पर्ची लेके आए थे, आपको याद ही होगा। वो पढ़ के बोल रहे थे। यानी ये 4 लाइन उनको जो बोलना था कि उनकी सुरक्षा को खतरा है और उनको सूचना मिली है, और तो ये भी वो लिखा हुआ पढ़ रहे थे। तो जाहिर है कि उनको निर्देश आया था, कोई भी समझ सकता है। लेकिन शर्मनाक ये है कि इस तरह की बात आप इतने बड़े लोकतंत्र में, 150 करोड़ के देश में कहें, और उन प्रधानमंत्री जी के लिए कहें जिनको दुनिया में सर्वोत्तम किस्म की सुरक्षा प्राप्त है। ये गरीब देश के लिए बहुत महंगी ये सुरक्षा है, लेकिन ये उनको प्राप्त है। उनके पास 3,000 लोगों का एसपीजी सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए है। कागज पे वो राष्ट्रपति और अन्य के लिए भी बताया गया है, लेकिन वो उन्हीं की सेवा में रहता है। वो जो 2 जेट विमान स्पेशल लिए गए थे, जिनमें तरह तरह के उपकरण लगे हैं, जिसमें दफ्तर भी चल सकता है, इसमें रेस्ट किया जा सकता है, सारी चीजें की जा सकती हैं, प्रधानमंत्री जी की ही सेवा में है। जो एसपीजी है, उनके पास जो वेपन्स हैं, वो इस तरह के हैं कि जो दुनिया में सर्वोत्तम आप कह सकते हैं, उस तरह के वो वेपन है। अगर 50,000 की भी भीड़ हो तो वो उसको एक बार घंटों रोक सकते हैं। और इंडिविजुअल की तो बिसात क्या है। जिन कारों पर वो चलते हैं वो न सिर्फ बुलेट प्रूफ है, वो बम प्रूफ भी है। अगर उसमें एक सीमा तक के बम विस्फोट का भी नुकसान करने की कोशिश कोई चाहे तो नहीं कर सकता। ये तो उनकी वैसी सुरक्षा है। और जहां भी वो जाते हैं कई लेयर की सुरक्षाएं होती हैं हो। लेकिन संसद में भी सुरक्षा की वहां की अलग व्यवस्था है। जब से संसद पर हमला हुआ है, उन सब व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन आ चुका है। नए किस्म की उनके डिजाइन की संसद की बिल्डिंग बन गई है, जिसमें बहुत सारी चीजें कम कर दी गई हैं, सेंट्रल हॉल हॉल नहीं है। और इसके बाद इस तरह की बात करना और फिर कहना महिला सांसदों से खतरा था। एक उनके समर्थक दल के प्रवक्ता का एक टेलीविजन चैनल पर कहना कि जब ये पूछा गया कि क्या वो हथियार लेके घुसी हुई थी उनकी, तो कोई हथियार लेके तो जा नहीं सकता वहां, या कोई ऐसी चीज जिससे किसी को चोट पहुंचाई जा सके। तो उन्होंने कहा नहीं, वो दांत से काट सकती थी। तो अब इस स्तर पे अगर हम पहुंच जाएं और उसके बाद उपदेश दें राज्यों में जाके कि विधान सभा और विधान परिषद वगैरह में डेकोरम का पालन नहीं हो रहा है आश्चर्य है। और मतलब देश की संसद के सभापति द्वारा की गई घोषणा का फॉलो अप न हो। अगर खतरा था तो उसकी शिकायत किसी लेवल पे कहीं क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं आप एक्सपोज होंगे। कुछ है ही नहीं, कोई मटेरियल नहीं है, किस बात पे होगा? काल्पनिक तौर पर आपको वहां बात नहीं करनी थी, क्योंकि जो बातें थी, जो आपके समक्ष उठाने की कोशिश हुई थी विपक्ष की ओर से, आप उनका सामना नहीं करना चाहते थे। हूट से बचने के लिए आपने राज्यसभा का रास्ता चुना। नहीं, ये है एक बात साफ। और है जी। शीतल सर, एक बात और भी है। जो पुराना संसद भवन था, प्रधानमंत्री का कार्यालय, जब वो गलियारे में आते थे तो मनमोहन सिंह के जमाने में ऐसा नहीं था कि सिक्योरिटी उसमें उस समय भी थी। लेकिन आप गलियारे में अगर बात करने की कोशिश उनसे करें, पत्रकार भी, और वो बात करने की इच्छा जताते तो एसपीजी थोड़ा सा छूट दे देते हैं। अब मैं बता देता हूँ, पिछले कुछ सालों में छूट देनी तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री जब पुराने संसद भवन में भी जब वो निकलते थे तो तमाम रास्ते रोक दिए जाते थे। पत्रकार तो छोड़िए, मंत्री तक नहीं जा सकता था कोई उनसे रास्ते में मिलने के लिए। और एक आध बार कुछ ऐसा कथा कहानी बना के रख दिया जाता था कि लगे कि भाई प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं। और नए संसद भवन में तो हालत और खराब हो गई है, भूल भुलैया सी बनी हुई है। जो उनका कार्यालय है उसके आसपास आप फटक नहीं सकते। जिस गेट से वो अंदर एंट्री करते हैं, मैं जरा दर्शकों को बता दूं, ये जी। बहुत कम लोगों को पता होगा, गांधी प्रतिमा को जो हटाकर अलग किनारे कर दिया गया है शीतल सर, उसकी दो जी। वजह थी।
पहली वजह जी। तो ये थी कि चूंकि लोकसभा और राज्यसभा, जो जहां राज्यसभा के कवर करने वाले पत्रकार बैठते थे और जहां लोकसभा कवर करने वाले पत्रकार बैठते थे, बीच में गांधी प्रतिमा थी। प्रोटेस्ट होता था, दोनों पत्रकार आ जाते थे, बड़ी तेजी से कवर होता था, बहुत तेजी से चला भी जाता था टीवी चैनलों पे। गांधी जी की प्रतिमा को उन्होंने साइड कर दिया। दूसरी वजह थी कि नए भवन में प्रधानमंत्री का एंट्री गेट उस तरफ से बनना था, और जहां प्रधानमंत्री जिस गेट से जाते हैं उस गेट के पास भी किसी को फटकने नहीं दिया जाता। और सदन के अंदर जब मौजूद रहते हैं तो उनके सुरक्षा कर्मी दर्शक दीर्घा पे बैठे रहते और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते। और सांसदों से, आपने कहा हथियार नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी किताब देने जा सकते थे, तो सांसदों का एक घेरा लगा सकते थे, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में होता था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में होता था। लेकिन उन्होंने कह दिया सुरक्षा पे खतरा है, 100 घंटे हो गए। लेकिन अब हम असली मुद्दे पे आते हैं, जैसे मैंने दर्शकों से मैं माफी मांगूंगा, मुद्दा हमारा कुछ और था, लेकिन डेली भाई साहब प्रधानमंत्री कुछ करे जा रहे हैं तो हम क्या करें। अब सर प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, जी। प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा लोकसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई है। ये जी। स्पीकर सुबह 11 बजे उठते, कहते प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए, सांसदों का काल है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने चिट्ठी लिख दी कि भैया प्रधानमंत्री केयर फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और नेशनल डिफेंस फंड, इन तीनों के बारे में अगर कोई सांसद सवाल पूछता है तो उन सांसदों के सवाल को लिस्ट में शामिल ना किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय इसका कोई जवाब नहीं देगा। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, वही मैंने कहा कि ये सब चीजें तानाशाहियों में होती है, ये लोकतंत्र में नहीं होती। लोकतंत्र में तो आप हर बात के लिए जवाबदेह होते हैं, आप किसी चीज पे नहीं छुप सकते। पहले शासकों ने यह किया कि सिक्योरिटी के नाम पे छुपने लगे कि इसका सुरक्षा से संबंध है, देश की सुरक्षा से संबंध है, उन चीजों पे छुपना शुरू किया। अब धीरे धीरे बात यहां तक पहुंच गई कि प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री से संबंधित किसी चीज का कोई जवाब ही नहीं देगा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक ऐसा फंड बना लिया है जिस फंड के बारे में कोई कहीं जवाबदेह नहीं है, किसी किस्म की चीज बाहर नहीं आ सकती। अगर आरटीआई लगेगी तो कहा जाएगा कि आप आरटीआई के परव्यू में नहीं आता, जबकि सारे हमारे देश के जो पीएसयूज हैं और देश के तमाम उद्योगपति, उन्हीं लोगों से धन लिया जा रहा है। उद्योगपतियों के मामले में हम जानते ही हैं कि कई मामलों में क्विड प्रो क्यो हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसमें जो है उनको फला फला किस्म के लाभ मिले या एक ठेका मिला, उसके बाद उन्होंने भारी चंदा दे दिया, या कोई उनको टैक्स में सहूलियत मिली उसमें चंदा दे दिया, या उनको लोन मिला उन्होंने चंदा दे दिया। इस तरह की चीजें आती हैं। अब अगर इनके उत्तर ही नहीं आएंगे, कोई कैसे जानेगा? तो लोकतंत्र को अगर सूचना से आप वंचित वंचित करेंगे, इंफॉर्मेशन से आप वंचित करेंगे, इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देंगे, तो फिर वो लोकतंत्र बचेगा कहाँ? तो हम लोकतंत्र को काफी हद तक खो चुके हैं इस दौर में, और ये अंतिम हद तक जाने की ओर एक एक कदम है। ये उसमें से एक कदम है जिसका आपने जिक्र किया। और शीतल सर, इसमें बड़ा जो कारण बताया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हम्म। इसका पीएम केयर फंड यानी प्रधानमंत्री केयर फंड, मोदी केयर फंड नहीं है। हम्म। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मोदी राष्ट्रीय राहत कोष नहीं है। जी। राष्ट्रीय रक्षा कोष, मोदी का रक्षा कोष नहीं है, भले ही स्पीकर साहब ने बता दिया हो कि खतरा है। ये बताया गया है कि सचिवालय को इन तीनों निधियों से संबंधित सवालों के लोकसभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों 41 के खंड 2 के खंड 8 और 41 2 के 17 के तहत इजाजत नहीं है। और ये बताया गया है कि भैया ये जो है, जैसे पीएम केयर्स का जवाब दिया गया है कि एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, जिसको निजी फंड से जो है वो निजी फंड से बनाया गया है, और इन निधियों का कोष पूरी तरह से स्वैच्छिक सार्वजनिक योगदान से बना है, इसलिए इनकी जानकारी नहीं दी जा सकती। तो फिर या तो मोदी कोष नाम डाल देते या अडानी कोष डाल देते, फिर प्रधानमंत्री कोष क्यों डाला इन सब में? कमाल है, हमारे सारे पीएसयू से इनमें पैसा गया है, और इसके बाद ये हो रहा है कि क्या नाम है, लोग स्वेच्छा से और निजी और निजी फंड, यही सब है। ये जो डेमोगागरी होती है, इस तरह लोकशाही को खत्म करने के लिए, कोई तानाशाही में अपने को तानाशाह थोड़ी कहता है। ज्यादातर तानाशाह अपने सबके इलाके में कहते हैं हमारा तो दूसरे से बेहतर है। सामने वाले डेमोक्रेटिक जो विश्व है उसको उसकी आलोचना करते हैं और अपने वाले को बेहतर बताते हैं। ये लगभग उसी दिशा में हम पहुंच गए हैं। ये दुर्भाग्य है कि बहुत मेहनत के बाद
इस देश में बहुत मेहनत नहीं, बहुत कुर्बानियों के बाद जो हमने स्वाधीनता अर्जित की थी और संविधान के तहत हमने जो नागरिकों को, और जैसा कि होता है किसी भी लोकशाही में, लोकशाही माने लोक की शाही, तो जो लोक है उसको आप सूचना से वंचित कर दे रहे हैं, तो ये लोकशाही कैसे रह जाएगी भाई? ये तो तानाशाही ही हो सकती है। तो हम तानाशाही के युग में आ चुके हैं। जी। लेकिन पूरे सदन की कार्रवाई को देखें, जिस तरह से लोकसभा स्पीकर व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष के नेता को आज राहुल गांधी ने कहा कि जब आज सदन स्थगित हुआ तो कांग्रेस के कुछ सांसद गए स्पीकर से मिले, स्पीकर ने कहा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा बजट पर चर्चा से पहले। उस समय चेयर पे कोई और महिला बैठी हुई थी, उन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ देखा और इजाजत देने से मना कर दिया। फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मना कर दिया। अब यहाँ पे सवाल यह है कि स्पीकर बार बार सदन के अंदर भी झूठ बोल रहे, माफ कीजिएगा ये शब्द असंसदीय है लेकिन इस्तेमाल करना हाँ, पड़ रहा है, और सदन हाँ, के बाहर जो वो आश्वासन विपक्ष के नेता को दे रहे हैं, उस आश्वासन को भी सरकार के दबाव में पूरा नहीं किया जा रहा है। ये फिर सवाल तो उठेगा कि भैया फिर लोकसभा की राज्यसभा की जरूरत क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह है आपको लगता है कि राहुल गांधी को बार बार जिस मुद्दे को वो उठाना चाहते हैं उनको उठाने नहीं दिया जा रहा, जबकि निशिकांत दुबे को तो पूरी तरह से उठाने दिया गया। हाँ। तो आप गाली देने वालों को, हिंसा करने वालों को, दंगा भड़काने वालों को, सामने वाले को अपमानित करने वाले को सारे मौके देंगे, लेकिन जो जिनका लोकतांत्रिक हक है उनके मौके को छीन लेंगे। और इस तरह से छीलेंगे, जैसे आपने रेफरेंस बता दिया कि जब उनसे आप मिलिए, प्रतिवाद कीजिए, तो कह रहे हैं मैं आपको मौका दूंगा, और सदन में जिनको स्पीकर पोस्ट पद पर बैठा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि नहीं आप टाल देना इनको। तो ये जो चीज है यही सब होता है, यही सब छल छद्म है, जिसमें आप लोकशाही को खा जाते हैं और उसको तानाशाही में बदल लेते हैं। तो ये वही सब हो रहा है। और अब यह है कि कोई लाज शर्म नहीं है, वरना एक जमाने में इन बातों पे लाज शर्म थी और लोग उनको दुरुस्त करते थे। अब के दौर में यह है कि इस तरह की किसी भी बात पे कोई शर्म नहीं है। इस बार के सत्र में ये चीजें बड़ी नंगी होके हमारे सामने है। न एप्स्टीन फाइल पे वो बात करने देंगे, न नरवणे साहब की पुस्तक पे बात करने देंगे, न डील पे बात करने देंगे, टैरिफ डील पे, न ऐसे किसी भी चीज पे। इधर से उधर एक मंत्री कहेगा कि ये मेरा इससे संबंध नहीं है, इसको विदेश मंत्रालय बताएगा, विदेश मंत्रालय कहेगा ये आर्थिक सौदों से मेरा कोई मतलब नहीं है, उसको आपको कॉमर्स मिनिस्टर बताएगा, आपको कोई मतलब कुछ नहीं बताएगा। तो यही यही है जो मैंने कहा कि कम्युनिकेशन से वंचित करना। अब तो संसद को वंचित कर दे रहे हैं, पब्लिक को तो कर ही रखा था। जी। तो ये जानकारियों को छुपाने का आपके हिसाब से जी। क्या मकसद है? भाई स्पीकर साहब कह रहे हैं कि पीएम इसलिए नहीं आए कि खतरा था। पीएम कह रहा है लोकसभा सचिवालय से कि आप ये सब मत पूछिएगा क्योंकि हम इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि संविधान और कानून के दायरे में नहीं आता है। हम अल्टीमेटली बढ़ किस तरफ रहे हैं? बढ़ इस तरफ रहे हैं कि ये सब जो आपने बताया, इन पॉइंट्स पर उनके आईटी सेल की ओर से सफाई तैयार कर ली गई होगी। झूठ, कुछ रेफरेंस झूठे आधे अधूरे पीछे के जोड़ के, पहले भी ऐसा होता था। सबसे मजेदार बात यह है इस दौर में, किसी भी गलत बात को सही ठहराने के लिए अतीत के किसी रेफरेंस को जोड़ दिया जाता है कि ये उस समय भी हुआ था। अरे उस समय अगर गलत हुआ था तो ये दोबारा गलत करने का अधिकार थोड़ी देता है, गलती को ठीक करने का काम होता है। तो ये एक बड़ी परंपरा भी, इस तरह के तर्क जो है, जो सवाल आपने इस कार्यक्रम में उठाए हैं, इनकी सफाई देते हुए सोशल मीडिया पे और सब जगह जो आईटी प्लेटफॉर्म्स है उनके, वो आ जाएंगे और तमाम झूठे चीजें आ जाएंगी और फिर वो हरू हरू पे चले जाएंगे और कुछ इधर उधर की बातें, कुछ आधा अधूरा सच जैसा इतिहास से लेके हमेशा किया जाता है, क्योंकि मुर्दे तो जवाब दे नहीं सकते। तो उन पे आप जो चाहे सो लांछित करते रहिए, चीजों को तोड़ते मरोड़ते रहिए, कौन जवाब देगा? और जो उनकी ओर से जवाब देंगे, दे सकते हैं, उनको आप मौका ही नहीं देंगे बोलने का। तो इस तरह का वन वे ट्रैफिक, वहां से फिर कई टेलीविजन चैनलों पे सब आता रहेगा और वो तमाम चीजें आगे बढ़ के किसी दूसरी चीज में आपको डाइवर्ट कर देंगी। और ये बातें जैसे रोज किसी न किसी बात को गायब कर दिया जाता है, मुद्दों को गायब करना, यही इस दौर का हमारे सामने प्रस्तुतिकरण है। अच्छा, एक सवाल और लोगों के मन में उठ रहा है, हालांकि जो सत्ता पक्ष के बेंच की तरफ गए थे
निशिकांत दुबे की तरफ जाना चाहती थी महिला सांसद, 2-3 थी, बाकी तो नीचे वेल में ही थी। और ऐसा नहीं कि इस देश की संसद में इससे पहले कभी ना हुआ हो, हुआ है, कागज तक मंत्रियों से छीन के फाड़े गए हैं, ये भी इस अरे देश में हुआ है। अरे मनमोहन सिंह साहब 2004 में कहाँ अपना भाषण दे पाए थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, लेकिन वो सदन में मौजूद थे भाषण देने के लिए। और सारे बीजेपी वाले ही तो थे, सब आगे आके बिल्कुल उनके मुंह पे शोर मचा रहे थे, पोस्टर दिखा रहे थे, कागज फेंक रहे थे, सब कुछ किया उन्होंने। आपके पास 138 सांसद थे, कांग्रेस के पास 145 थे। आज तो आपके पास 240 है, कांग्रेस के पास 100 भी पूरे नहीं है, फिर भी आपको डर लग रहा है। और उसमें भी महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 11 है, कांग्रेस के महिला जी सांसदों जी की। जी इन जी। एनी केस, इन एनी केस, अब मैं प्रियंका गांधी को अलग कर देते हैं, राहुल गांधी को अलग कर देते हैं, आपको लगता है कि इन एनी केस वो जो महिला सांसद 11 थे, उसमें प्रियंका गांधी भी है, तो प्रियंका गांधी को मिला के जो 11 महिला सांसद है, उसमें से 2, 3, 4 अगर आगे जाती भी, इन एनी केस क्या इस देश की सिर्फ महिला ही नहीं, कोई भी सांसद प्रधानमंत्री को शारीरिक नुकसान या चोट पहुंचाने या हमला करने के बारे में सोच सकता है या सोच भी सकती है? ऐसा लगता है कि आपको कभी हो सकता है ऐसा? कोई भी नहीं सोचेगा भाई, ये क्यों करेगा कोई? विरोध करने का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। विरोध तो किया जाता है, विरोध तो निमंत्रित किया जाता है। लोहिया जी वगैरह को नेहरू जी ने विरोध करने के लिए मतलब बार बार मौके दिए, डेवलप किया कि वो विरोध करें। अटल जी को पूरा नर्स किया, ले गए अपने साथ दुनिया में बाहर। ये होती थी डेमोक्रेसी भाई, यही है डेमोक्रेसी। और ये भी पूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम किसी किस्म की जवाबदेही को जिंदा ही नहीं रखना चाहते। जवाबदेही नामक शब्द को गायब इस दौर में। कम्युनिकेशन नहीं होगा, जवाबदेही नहीं होगी। अब चूंकि तीसरा सप्ताह तो शुरू हो गया है, एक तरह से 9वां दिन था संसद के बजट सत्र का, जी। विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक हम्म। बड़ी अजीब सा संकट यहाँ पर एक पैदा हो गया है, शीतल सर, कि जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, जरूरी जो न्यूनतम मापदंड है वो आप पूरा कर देंगे, उसके बाद बिरला साहब स्पीकर की चेयर पे नहीं बैठ सकते। लेकिन इस लोकसभा में तो डिप्टी स्पीकर ही नहीं है, तो फिर जो आपका चेयरपर्सन का जो पैनल है, उन्हीं में से कोई बैठेगा, उसमें जगदम्बिका पाल टाइप के होंगे, टाइप का मतलब व्यक्तिगत रूप हम्म। से उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ तो हम्म। स्पीकर अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता मान के काम कर रहे हैं, और जगदम्बिका पाल तो आज की तारीख में भी बीजेपी के ही सांसद है, तो उनसे तो जी मैं कोई उम्मीद करूंगा नहीं। कैसे जी। विपक्ष आगे बढ़ेगा नो कॉन्फिडेंस के मोशन को लेकर, और उसका असर क्या होगा, क्योंकि नंबर है नहीं, तो फिर इस देखिए, स्ट्रेटेजी का असर क्या पड़ेगा? इसका सबका एक मॉरल, विपक्ष बार बार लोकतंत्र को जीवित करने के प्रयास कर रहा है। ये सब लोकतंत्र को जीवित करने के प्रयास है। दूसरी ओर से लोकतंत्र को पूरी तरह से मार देने की नीति पर काम चल रहा है। तो विपक्ष इसमें सही है कि उसके पास नंबर नहीं है, परिस्थिति नहीं है, वो इसको जीत नहीं सकता, लेकिन वो अपना प्रतिवाद तो रखना चाहता है, क्योंकि उसे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, उसे मुद्दे नहीं उठाए, उसको उसके अपने लोकतांत्रिक व्यवहार को उपयोग करने नहीं दिया जा रहा है, जो संवैधानिक उसका हक है। तो ये प्रतिवाद कैसे करेगा? वो यही कर सकता है, तो वो प्रतिवाद अपना दर्ज कराएगा। नतीजे तो आपने राज्यसभा में जब धनखड़ साहब के पास आया था, टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज हो गया था, तो खारिज बारिज तो होते रहेंगे, नंबर्स पे हो या टेक्निकल ग्राउंड पे हो। लेकिन अब विपक्ष के पास है क्या? यही कर सकता है कि वो प्रतिवाद दर्ज कराए, दर्ज कराएगा। और चूंकि बजट पे चर्चा होनी है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तो जाहिर सी बात है अमेरिका का भी जिक्र आएगा, तेल की खेल जाएगा। का भी जिक्र आएगा। आपको लगता जी। है कि सदन के अंदर, चाहे वो वित्त मंत्री हो, कॉमर्स मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इस बजट सत्र में देश की जनता को जवाब मिलेगा क्या सदन के जरिए कि भैया आपने कौन सा डील किया है, कम से कम बता दो तो? ये अभी तो गोलमोल ही रहने वाला है, और सारी सूचनाएं हमको अमेरिका से मिलती रहेंगी। भारत में आपको कोई सूचना किसी से साफ नहीं मिलेगी। हर आदमी ऐसा गोलमोल जलेबी की तरह घुमाएगा कि आप उसमें घूमते ढूंढते रहिए कि हुआ क्या। सब हमको ट्रंप बताएंगे और बाद में एक एक करके हम उसे लागू होता देखेंगे। तो इसलिए हम अपने लोकतंत्र में सूचनाओं के लिए ट्रंप को धन्यवाद दे सकते हैं। एक ये प्रस्ताव चाहे सदन में अंदर न हो पाए तो बाहर ही पास कर दिया जाए कि ट्रंप जी आपको धन्यवाद, आप हमें एनलाइटन करते रहते हैं। हमारे यहाँ तो सब चीजों पे सूचना पे ताले लग गए। लेकिन फिर वही सवाल आता है शीतल सर,
कि फिर जी, चूंकि एक बात तो सही है, संकट का काल है और जी, आमतौर पर मीडिया विपक्ष की आवाज हुआ करता था, अब वो नहीं है, ये भी एक संकट का काल है। जी, न्यायपालिका विथ ड्यू रिस्पेक्ट क्या कहे कैसे कहे, कई बार हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। जी, विधायिका की हालत हम लोग देख ही रहे हैं, स्पीकर के चेयर पे बैठे व्यक्ति की हालत हम देख ही रहे हैं। लेकिन जी। कहीं ना कहीं तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये विपक्षी दल अपनी लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे? कुछ ना कुछ तो कमी है इनकी, क्या स्ट्रेटेजी में भी आपको लग रहा है कि नहीं इनको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? और जो दो सबसे बड़े फैक्टर है शीतल सर, चंद्रबाबू हुँ। नायडू और नीतीश कुमार, क्या वो समय आ गया है कि इनको अप्रोच करना चाहिए उन दोनों नेताओं से कम से कम? नहीं, वो अप्रोच करना तो चाहिए, लेकिन वो करने देंगे नहीं ना। वो भी नहीं करने देंगे। वो इस समय अब कुएँ में भांग पड़ चुकी है। उन्हीं का तो सांसद था जिसने ये कहा, उन्हीं का जो प्रवक्ता था उसने ही तो टीवी पे कहा कि महिलाएं काटने का प्लान बना रही थी। टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा ये। तो आप उनसे कोई उम्मीद करना, ये तो गलत बात है। इस दौर में आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जब इतने सांसद जो हैं अपने सामाजिक सवालों पर नहीं बोलते, मंत्रिमंडल में बहुत सारी चीजें हैं, आप भी जानते हैं चूंकि आप कवर करते रहे और जो भी दिल्ली में पॉलिटिकल कवर कर रहे हैं वो बताते हैं कि हर आदमी अपने को दम घुटने की बात करता है। लेकिन अब ये या तो विस्फोट होगा कभी बड़े लेवल पर। फिलहाल तो अभी एक तूफान से पहले की शांति बनी रहेगी, समाज में भी, देश में भी। और हम विपक्ष की कमियों पर बिल्कुल बात करते रहें, लेकिन हम परिस्थितियों पर भी बात करें। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी अनवरत अघोषित इमरजेंसी के हालात इसके पहले कभी इस देश में इतने लंबे समय तक के लिए नहीं। नहीं, मंत्रियों का घुटन तो आपने ठीक कहा कि कोई मंत्री अगर टी शर्ट पहन के निकल जाए तो फोन आ जाता है कि भैया ये कौन से कपड़े पहन के निकले हैं, तो कोई तो अदृश्य शक्ति है जो उन पर निगरानी रख रही है। और जी, जी, जी। मंत्रियों के दो ही तीन काम रह गए हैं। जैसे ही कोई समझौता हो तो उसको क्रेडिट मोदी को देते हुए ऐतिहासिक बताए, पहला काम तो उनको ये करना है। जी, दूसरा काम हर लाइन में मोदी को क्रेडिट देना है और जी। मोदी के ट्वीट को रिपोस्ट, अब ट्वीट नहीं उसको हम पोस्ट कहेंगे, उनको रिपोस्ट करना है। अगर उसमें देरी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बस, बस, बस और यही है। जिस दिन ट्रंप साहब के साथ समझौता है, ट्रंप ने ऐलान किया, मोदी साहब ने पोस्ट किया, रात को जी, 1:30 बज गए शिवराज सिंह चौहान को पोस्ट करते हुए, मतलब कुछ घंटे उनको लग गए। तो ये भी जी, सवाल उठा रहा कि भैया कृषि मंत्री क्या सो गए थे या उनके पोस्ट करने वाले सो गए थे? लेकिन एक आखिरी सवाल अब मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि सदन का सत्र अभी बचा हुआ है जी। और बीच में ब्रेक होगा, लेकिन एक सवाल उठा, सोशल मीडिया से उठकर निकलकर सामने आया कि भैया इतना ही बड़ा ऐतिहासिक समझौता हुआ होता तो अवतारी महामानव अब तक टेलीविजन चैनल पर आकर राष्ट्र के नाम संबोधन जारी कर चुके होते। आपको बिल्कुल, लगता है आने वाले दिनों में देखिए, संबोधन करेंगे वो? एकदम आपने सही कहा। एक्चुअली तो वो सिवाय ट्रंप जी को धन्यवाद देने के और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं किसी रोल में मिल ही नहीं रहे हैं। वो धन्यवाद इस बात के लिए दे रहे हैं कि ट्रंप कहीं कुछ बोल न दें, जैसा कि वो बीच-बीच में बोलते रहते हैं। और इस समय एप्स्टीन फाइल के डिटेल्स लगातार आ रहे हैं, जिसको बुलडोज करने में पूरी सरकार लगी हुई है। क्योंकि दुनिया में हर जगह जिसका भी नाम आया है, उसने सार्वजनिक तौर पर अपने आप को जहां भी वो था विड्रॉ किया है। लंदन में सरकार बदलने वाली है लगभग इसी विषय पर, जबकि सीधे कोई मामला ही नहीं है। यहां से एकदम हरदीप पुरी साहब की डिटेल दर डिटेल है, कोई कोई चर्चा नहीं। अनिल अंबानी साहब का डिटेल दर डिटेल है, डेट्स हैं, डेट्स दूसरे से मिल रही हैं, चर्चा से गायब। हम नहीं कह रहे हैं कि कोई उनके द्वीप पे जाके उन सब चीजों में शामिल था जो मुख्य आरोप है, लेकिन एक आदमी की सोहबत अपने आप में आरोप है। नोम चॉम्स्की की पत्नी को आके, वो 97 साल के हैं, बोल नहीं सकते, हार्ट अटैक हुआ पड़ा है, लेकिन सफाई देने आए भाई, लोग जिम्मेदारी समझते हैं ना। वो तो किसी पद पर भी नहीं है, उनकी पत्नी आई, डिटेल दिया, उससे भी लोग असहमत है। और यही लोकतंत्र है। असहमत ही तो लोकतंत्र होता है। असहमति पर सहमत होना ही लोकतंत्र है। लेकिन अब असहमत होने की गुंजाइश ही हमारे यहाँ नहीं। और इस देश की सबसे शांतिप्रिय कौम जो है बौद्ध धर्म, बौद्ध जिनको अपना भगवान मानते हैं, उन दलाई लामा की तरफ से भी सफाई आई है। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया है कि कोई लेना देना नहीं था, किसी के संपर्क में नहीं थे। लेकिन हमारे महामानव तो छोड़िए, उनके जो इर्द गिर्द जो है, आपने हरदीप सिंह पुरी का जिक्र किया, अधिकारी रहे फिर मंत्री बन गए। अनिल अंबानी साहब, अचानक कृपा हो गई उनपे राफेल के मामले में, फिर अचानक छापे वापे पड़ने लग गए, फिर पता लगा कि भैया विदेश नहीं जा सकते, कई चीजों की बातें आई। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कहीं कोई सफाई नहीं। जी, बतौर भारतीय
क्या ये देश 75 वर्षों के लोकतंत्र के बाद इतना भी हक नहीं रखता कि वो अपने प्रधानमंत्री से कहे कि साहब, हम नहीं कह रहे कि आपने कुछ गलत काम किया, लेकिन आपका नाम उधर आ रहा है, उसमें लिखा जा रहा है कि आपने इजराइल जाके नाच गाना किया और आप इजराइल गए उन तारीख के हिसाब से वो मैच कर रहा है। तो कम से कम आपको अपने लेवल पे तो आके सफाई देनी चाहिए, कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे प्रेस रिलीज ही जारी कर दो। अगर मीडिया के सवालों का, रिपोर्टरों के सवालों का आप सामना नहीं कर सकते तो प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए कम से कम। एक्चुअली इनकी स्टाइल ये है कि ऐसे मामलों पे कुछ बोलने से बात आगे बढ़ती है। ये कम्युनिकेशन के मास्टर लोग हैं। ये हर चीज पर पानी डालो और राख डालो वाली योजना पे चलते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि जैसा मैंने पहले कहा, इन्होंने व्यवस्था ऐसी कर ली है कि जवाबदेही को खत्म कर दिया है। तो जवाबदेही को जब आप खत्म कर लेंगे तो वो जवाब ही नहीं देंगे, अपने आप चीजें डाई डाउन हो जाएंगी। ये है उनकी लाइन। जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा शीतल सर। और इन तमाम मुद्दों पर हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी से अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि संसद चले और नहीं, आप सरकार अपनी जिम्मेदारी को कबूल करे। आपके आपके प्रश्नों में बहुत सूचनाएं थी और मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को इससे निश्चित तौर पर जानकारियों का फायदा मिलेगा। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद बिल्कुल। बहुत आपने बहुत बुलाया। धन्यवाद सर।